That was the time I was doing single-handedly. My husband was traveling. So the kind of, realtors I was meeting were like, आप लोग है प्रॉपर्टी, आपके हस्बैंड का है, आपको क्या मतलब है, आपको डील करानी है, आप मुझे दिखाओ, नहीं बट वो होने चाहिए ना देखने के लिए। मैंने कहा वो नहीं है, वो आएंगे भी नहीं, आपको अपनी ब्रोकरेज से मतलब है, राइट? तो मुझे घर दिखा दो ना। नहीं मैम उनको बुला लेते तो बेटर रहता। मतलब तो वही लेंगे ना। so much of persuasion in it. I am buying a property, not even selling it, and they were like not ready to show. And फिर मैंने एक दो को तो झाड़ दिया बहुत अच्छी तरह कि भैया सुनो, तुम्हें ना काम करना नहीं आता, तुम्हें करना नहीं चाहिए, दुकान बंद कर दो। हमारी इंडियन कल्चर में मैंने ये देखा है कि लड़के जो होते हैं उनको बचपन से प्रॉपर्टी, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरी ये लैंड है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। बिल्कुल सही। पर लड़कियों को नहीं पता होती। चाहे वही पेरेंट्स अपने बच्चों को इक्वली लेके चल रहे हैं, लड़का लड़की को एजुकेशन लेवल में, फ्रीडम लेवल में, हर एक लेवल में, बट प्रॉपर्टी की बातें नहीं सिखाई जाती आज भी। और ये जो हमारी इंडियन कल्चर में जो बोलते हैं ना कि माँ बाप का घर भी तेरा नहीं, ससुराल भी तेरा नहीं, तो घर है कौन सा। सो जब भी प्रॉपर्टी की बात होती है, सो कॉल्ड प्रॉपर्टी है हमारे घर में, जो भी हमारी ज़मीनें हैं, तो हमें ये कहा जाता है इनको बता के क्या करोगे, इनको देनी थोड़ी है, इनको बढ़ाओ आगे, फ्रीडम दो, इनको बैकिंग दो प्रॉपर्टी की, कि इंसान चौड़ा होकर निकल सके मार्केट में कि भाई घर है मेरा, ऐसे क्या हो गया। पॉल मलिक जी, वेलकम टू ग्रे ज्ञान, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। व्हाट इंस्पायर्ड यू मैम टू कम इनटू द रियल एस्टेट, अ फील्ड दैट इज ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय मैन? Exactly the answer. Dominated by men. Why? You know, the challenging factors that you have in an industry where it's called only for men. Why not enter it? Why not challenge the stereotype? So I thought, let's enter and make a mark. What inspired you? How journey started? My journey started actually from leasing, and then one of my friend pulled me into real estate. Leasing at a time, किस वक्त की बात कर रहे हैं हम? मैं बात कर रही हूँ 2012-13 की। ओके। आई वाज लीजिंग इन दुबई। Okay. वर्किंग विद लैंडमार्क ग्रुप। तो आपने दुबई से स्टार्ट किया? हाँ जी, बट नॉट एक्चुअली इन रियल एस्टेट। एंड देन व्हेन आई शिफ्टेड बैक टू इंडिया, देन आई ओपनड माय रेस्टोरेंट दैट वाज गोइंग गुड। इंटरेस्टिंग। एंड कोविड gave me some hiccups in that. When that happened, then I decided let's take up real estate now and see what happens. What challenges you faced as a woman in real estate? There are lot many of challenges that you face. आप but कुछ जो बता सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो? see, people don't take you seriously. That is the biggest. Don't take seriously? They assume that you might be assisting somebody, you might be helping someone, or you're working under someone. They just don't take you as that you can run a company, or you can probably own a company and guide somebody in real estate. So that was the biggest challenge I faced initially for 3-4 years, that people were not taking it seriously. Though I had more knowledge, though I had more feedback to give, but still they were like, male would be better. अच्छा आप बताओगे? So मतलब people just straight away gave me on the face that आप बताओगे रियल एस्टेट के बारे में? तो मैं बोल देती थी, सर मैं नहीं बता सकती, आपकी बेटी बैठी होती है यहाँ पे तो वो नहीं बता सकते थे। तो दे वर लाइक जोल्टेड बैक अ लिटिल कि क्या बोल दिया इसने। ठीक है, कोई किस्सा आपको याद है जो बता सकते हो? एक अंकल आंटी आए थे, उनको ना घर बेचना था। सो जब वो बैठे तो दे वर लाइक फ्रोजन फॉर अ सेकेंड, ये बताएगी। अच्छा, मतलब वो आपके अलावा किसी और का भी वेट कर रहे थे? हाँ, दे वर वेटिंग। मैं आई अपने केबिन में, मैं किसी और मीटिंग में थी, और मैं निकल के अपने केबिन में वापस आई। दे वर सिटिंग, तो मैंने कहा सर नमस्कार। तो वो दोनों ना ऐसे देख रहे थे कमरे में कि अभी कोई और आएगा। मैंने कहा क्या देख रहे हैं सर, क्या हेल्प करूं? तो दे वर लाइक अच्छा आप बताओगे? एंड आई वाज लाइक एक सेकंड के लिए तो मैं भी थोड़ा सा ये हो गई थी कि इन्होंने क्या बोला ये। सो दैट वाज स्ट्रेंज, बट आई थिंक विद टाइम that happened with the staff also. When you have thought real estate is all driven by men, and when you come into the picture, they don't take you seriously. They don't think that you can do a closure. They don't think that you can actually have those kind of needs that you can cater to.
उनको लगता है कि आदमी चाहिए लास्ट में जाके, सो वो थोड़ा सा सेटबैक है for the industry, but I think it has revamped itself. Real estate, especially in Gurgaon, I can say, has changed faces. A lot of educated people have come in. You know, people are not doing the kind of real estate they were doing initially. Like वो हमने भी सुना है कि रियल एस्टेट इज लाइक वो बाहर चारपाई डली है एंड हुक्का चल रहा है एंड 4 अंकल बैठ के हुक्का पी रहे हैं और उस पे एक डील हो गई लैंड की। ये अभी भी होता है। हाँ, होता है 2 tier cities में आज भी रियल एस्टेट का फेस यही है, कॉन्सेप्ट यही तो था। एंड आई नो सम गर्ल्स हु हैव कम सच हेडस्ट्रॉन्ग इन रियल एस्टेट इन गुड़गांव। 3-4 गर्ल्स, एक आपके लास्ट पॉडकास्ट में ही थी, इंदू दैया, ठीक है, दीप्ति मलिक हैं, तो ये लोग एक्चुअली चेहरा बदल रहे हैं रियल एस्टेट का, एंड स्पेशली फॉर वुमेन पीपल आर एक्सेप्टिंग दैट यू नो वी कैन डू इट। देयर इज नथिंग लाइक कि लड़कियां नहीं कर सकती या क्यों करेंगी, ऐसी कोई एक्चुअली इंडस्ट्री नहीं बची जहाँ पे वुमेन ड्रिवन नहीं है आज के डेट में, एंड वी टैकल थिंग्स मोर efficiently, I would say, than men. I am not challenging men, but we can multitask. We have empathy. We are taking a personal touch, being from families, mothers, daughters, you know. We take that empathy very strongly. So when we are guiding somebody into some kind of a real estate, we take that very seriously to the heart. And I've been taught that, you know, you don't have to be very emotional in real estate. क्यों दिल पे ले लेती है? मैंने कहा दिल पे ले लेती हूँ क्योंकि वो अपनी जमा पूंजी लगा के कुछ लेने जा रहा है। सो मुझे वो लगता है कि भाई उसको मैं सही चीज की तरफ जाऊँ, सही गाइड कर पाऊँ। कई बार क्या होता है ना, लोग पीछे हट जाते हैं मेरे बोलने की वजह से। मैं बोलती हूँ सर ये सही इन्वेस्टमेंट नहीं है, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, मना कर देती हूँ? मैं मना कर देती हूँ। क्यों? गलत क्यों गाइड करना? मुझे आज से 4 साल बाद जाके वो बंदा एक बार तो गाली देगा कि भाई इसने क्या बताया हमें, हम इसके पास गए थे, हाँ वो जाके वही चीज़ ले रहे हैं, मुझे ये भी पता है लास्ट में, बट देन व्हाट्स द पॉइंट यू बीइंग देयर? आई एक्चुअली केम इनटू रियल एस्टेट फ्रॉम एक्सपीरियंस व्हाट आई हैड व्हेन आई बॉट माय प्रॉपर्टी। यू नो, माय हस्बैंड वाज नॉट अराउंड एंड आई सिंगल हैंडेडली टुक अ प्रॉपर्टी। सो मैंने जो चैलेंजेस फेस किए ना, तो वो मेरा एक पर्सनल फैक्टर रहा कि भाई रियल एस्टेट में देयर इज सच अ वॉइड फॉर पीपल। दैट वाज द टाइम आई वाज डूइंग सिंगल हैंडेडली, माय हस्बैंड वाज ट्रैवलिंग, so the kind of you know realtors were I was meeting were like आप लोग है प्रॉपर्टी, आपके हस्बैंड कहाँ है, आपको क्या मतलब है, आपको डील करानी है, आप मुझे दिखाओ। नहीं बट वो होने चाहिए ना देखने के लिए। मैंने कहा वो नहीं है, वो आएंगे भी नहीं, आपको अपनी ब्रोकरेज से मतलब है, राइट? तो आप मुझे घर दिखा दो ना। नहीं मैम उनको बुला लेते तो बेटर रहता, मतलब तो वही लेंगे ना। much of persuasion in it. I am buying a property, not even selling it, and they were like not ready to show. And फिर मैंने 1-2 को तो झाड़ दिया बहुत अच्छी तरह कि भैया सुनो, तुम्हें ना काम करना नहीं आता, तुम्हें करना नहीं चाहिए, दुकान बंद कर दो अपनी। तो they were like हाँ ठीक है whatever. So that happened, and उसकी वजह से ना मेरा बहुत मेन डोमिनेंस रहा ये कि रियल एस्टेट इज समथिंग दैट कैन बी catered in a way, understood. First of all, nobody is understanding what actually a client is looking for. सबको अपनी बेचने पे लगे हैं सब। सबको ये लग रहा है कि ओ मेरे पास ये माल है, ये बेच देते हैं, ओ मेरे पास ये है, ये निकाल देते हैं। नहीं, nobody is actually taking it personally to the heart and catering. मेरा हमेशा से यही रहा है कि भाई क्लाइंट की समझो, तुमसे क्लोज हो ना हो डजेंट मैटर। एंड आप मानोगे नहीं, इन 5 सालों के एक्सपीरियंस में पीपल हैव कम बैक आफ्टर 2-3 years टू मी सेइंग मैडम आपसे तब बात हुई थी 2.5 साल पहले, 3 साल पहले, आपने ना तब गाइड किया था, उस टाइम तो हम नहीं ले पाए, अब बताओ। तो वो वापस आते हैं एंड दैट मेक्स मी वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। यू नो, आई गाइडेड देम राइट एट दैट टाइम। दे कुडंट टेक अ प्रॉपर्टी दैट इज नॉट इन माई हैंड्स, ऑल बिकॉज कि आपने उस समय उसको सही गाइडेंस दी थी। हाँ, तो मैं बहुत खुश होती हूँ, उनके रेफरेंस आते हैं, मैं बंदे का नाम भी याद नहीं, किससे मिली शक्ल भी याद नहीं, और वो एकदम से सामने आ जाते हैं कि आपसे तब मिले थे। फिर कई लोग मुझे चलते फिरते रोक लेते हैं, अच्छा आप उस टाइम वो प्रॉपर्टी बता रहे थे, एंड आई एम लाइक टोटली ब्लैंक कि कहाँ भाई, क्या हुआ, मैंने क्या किया। तो ऐसे लोग, अब मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ ये सारी चीज़ें
कि लोगों को अगर आप सही गाइड करते हो तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा फुटफॉल है, ये अपने आप में केटर हो जाता है। ठीक है, अभी मैं गुड़गांव की बात करूं, ऐसा क्या हुआ गुड़गांव में जो हम लग्जरी में मुंबई को फेल कर दिए? गुड़गांव ऐसा कोई शहर नहीं रहा, प्रॉपर्टी आसमान छू गई, क्या रीज़न रहा? कुछ भी नहीं। इट्स आपके पास नॉर्थ में गुड़गांव के अलावा है क्या? द इंफ्रा, द मेट्रोज, 2 tier से इतने सारे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। दे हैव अ ड्रीम ऑफ सेटलिंग देयर किड्स इन गुड़गांव बिकॉज इवेंचुअली दे आर थिंकिंग कि मेरा बच्चा कंप्यूटर्स में कुछ कर रहा है, आईटी में जाएगा तो एक घर ले लेते हैं। सो 2 tier से बहुत सारे लोग हैं जो मूव इन किए हैं गुड़गांव में, या उनकी एस्पिरेशन है कि मेरे बच्चे गुड़गांव में रहें, सो कॉल्ड गुड़गांव में पढ़ें, वहाँ का कल्चर सीखें। गुड़गांव के लोग तो ऐसे हैं, गुड़गांव के लोग तो ऐसे हैं। आज गुड़गांव की कनेक्टिविटी आप कहीं से भी देख लो, किसी भी हरियाणा के पार्ट से या ऑल अराउंड बॉम्बे एक्सप्रेसवे की बात कर लो। सो वी आर कनेक्टेड फ्रॉम ऑल अराउंड। नोएडा क्यों नहीं फिर? नोएडा कहाँ की कनेक्टिविटी कैसे है गुड़गांव वाली? नहीं, मैं कंपेयर करता हूँ कि गुड़गांव में हाइप क्यों मची, वो नोएडा में क्यों नहीं मची? देखो, गुड़गांव की हाइप तो स्टेबल है, नोएडा में भी हाइप है, बट वो गुड़गांव की लेवल की नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या वहाँ की जो आज की कमोडिटीज़ है ना, दोज डजंट सस्टेन व्हाट गुड़गांव हैज़ राइट नाउ। सारे जितने भी बिगेस्ट ऑफिसेज बोल लो, सो फॉर्चून 500 जितनी कंपनीज हैं उसमें से 300 गुड़गांव में है। ठीक है, जितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी कंपनीज हम आज देख रहे हैं, बोर्ड से लेके बड़े से बड़े क्रिकेटर से लेके एवरीबडी सेटल्ड इन गुड़गांव। इफ आई आस्क क्यों नोएडा में नहीं रह रहे वो क्योंकि वो इंफ्रा नहीं है आज की डेट में। यस, आई से कि बहुत डेवलपमेंट की नीड है गुड़गांव में भी, बट द वे इट इज गोइंग, yesterday I was traveling from KMP to Katra road. My God, it felt like that you are in some outside country. स्विट्जरलैंड की लेन्स में चल रहे हो आप, दूर दूर तक बिल्कुल साफ स्ट्रेट रोड, ब्यूटिफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्यूटिफुल. So that kind of a connectivity that happens, it will turn face more strongly for Gurgaon, I guess. वही गोल्फ कोर्स रोड जहाँ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलती है, वही गोल्फ कोर्स रोड जहाँ एक तरफ BMW और एक तरफ गाय चलती है. देखो, this is human territory, right? We cannot stop गाय और BMW. Yes, टर्म्स एंड हमारी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रही है आई थिंक इन चीज़ों के लिए. मैंने देखा है गौशाला बनानी. इनफैक्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ इस पे एक्सटेंशन पे, और किसी ने गाय को टक्कर मार दी, गाड़ी ने, वो सामने आ गई होगी बाय मिस्टेक. तो उस टाइम पे वो पूरा चौको ब्लॉक हो गया था रोड, क्योंकि वहाँ पे वो बंदा बैठ गया कि मेरी गाय मार दी. सो ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं गुड़गांव में ऑब्वियसली, बट गोल्फ कोर्स रोड का कंपैरिजन आई डोंट थिंक सो कि पूरे वर्ल्ड में किसी लेन से आप कर सकते हो. अच्छा, काफ़ी डेवलपमेंट अभी गुड़गांव में पिछले 2-3 सालों में देख रहे हैं. एक्सप्रेसवे की डेवलपमेंट देख रहे हैं, URE2 की डेवलपमेंट देख रहे हैं, मेट्रोज़ की बात चल रही है. ये क्या क्या डेवलपमेंट आ रही है और इससे रियल एस्टेट में क्या असर आएगा? भाई देखिए, कभी भी रियल एस्टेट बूम करती है तो उसको इंफ्रा सपोर्ट करता है पीछे से, राइट. तो UR2 ऑलमोस्ट एक्टिव हो चुका है, ठीक है. फिर देन हमारी जो कनेक्टिविटी फ्रॉम दिल्ली है, दैट इज़ छोटा सा पैच है जो बाकी है. सो आपका राउट इतना स्मूथ हो जाता है गोइंग टू द एयरपोर्ट और रीचिंग टू दिल्ली. सो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ रहा है. जितनी भी मेट्रो लाइंस पास होनी थी, 42 स्टेशन आई थिंक ऑलरेडी पास हो चुके हैं. 42 स्टेशंस, 42 स्टेशन टिल अलवर, ओके, वो ऑलरेडी पास हो चुके हैं. अच्छा, तो उनका काम भी चल गया है. फिर उन्होंने लैंड एक्विजिशंस भी कर ली हैं उनके लिए. फिर जो अपना खेड़की धुला वाला टोल है वो भी शिफ्ट हो रहा है अब फाइनली, मतलब 11-12 सालों के बाद अब फाइनली शिफ्ट हो जाएगा, राइट. पंचगांव के पास उसका जो शिफ्ट किया है, सो पंचगांव के पास शिफ्ट हो रहा है, बट दिस इज फाइनल दैट इट्स शिफ्टिंग नाउ. और वो अभी कुछ दिल्ली से जयपुर भी कुछ कनेक्टिविटी बनाई जा रही है आधे घंटे पे. Yes, that flying bus they are calling it, which is a transport time of 30 minutes they are saying from Gurgaon to Delhi. The flying bus है वो. So ऐसे टाइप के कॉन्सेप्ट आई थिंक दुबई में भी हैं. फिर this is the one of a kind which is gonna come in India, but I hope कि बहुत अच्छा रहे. करेक्ट, ठीक है.
Do you think women can hesitate to invest in real estate? Of course, they do. They have not got that exposure, you say, no? They have not got exposure for real estate. हमारी इंडियन कल्चर में मैंने ये देखा है कि लड़के जो होते हैं उनको बचपन से प्रॉपर्टी, मेरी ये प्रॉपर्टी है, मेरी ये लैंड है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं. बिल्कुल सही बात. पर लड़कियों को नहीं पता होती. चाहे वही पेरेंट्स अपने बच्चों को इक्वली लेके चल रहे हैं, लड़का लड़की को एजुकेशन लेवल में, फ्रीडम लेवल में, हर एक लेवल में, बट प्रॉपर्टी की बातें नहीं सिखाई जाती आज भी. सो मुझे लगता है कि हाँ, अगर और विमेन ड्रिवन हो जाए थोड़ा सा रियल एस्टेट, सो पर्सपेक्टिव बहुत बेटर हो जाएगा रियल एस्टेट का. ये डिसीजन मेकिंग ज़्यादातर कोई, मैं भी देखता हूँ, मैं भी काफ़ी कस्टमर से मिलता हूँ, ये डिसीजन मेकिंग हमेशा हस्बैंड की तरफ होता है. अब कोई घर का मेल डिसीजन लेगा, या तो हस्बैंड लेंगे या तो उसके फादर लेंगे. आपको नहीं तो इसको चेंज करना चाहिए, बस हो गया. बिल्कुल चेंज करना चाहिए. मैंने जो आपको स्टोरी बताई थी कि जब मैं प्रॉपर्टी लेने गई थी और मुझे कैसे जो ऑब्स्टिकल्स आए थे कि मुझे अकेले प्रॉपर्टी दिखाने को भी तैयार नहीं थे वो लोग. तो वो चेंज सिनारियो तभी चेंज होगा जब हमारी विमेन ज़्यादा रियल एस्टेट की तरफ ड्रिवन होंगी, ज़्यादा नॉलेज होगा उनको, एंड इट विल गिव अ लॉट ऑफ फ्रीडम आल्सो एज वेल. अब निकलना पड़ेगा औरतों घर से बाहर और प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी, क्योंकि अब वो मेल डोमिनेटिंग बहुत ज़्यादा हो गया, अभी भी है. ये लगता है जब भी कोई घर देखने आता है ना, जो एस्पेक्ट होता है घर चूज़ करने का, वो ज़्यादातर लेडीज़ ड्रिवन होता है. सिर्फ फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो मेल ड्रिवन होती है. लेडीज़ चूज़ करती हैं, अच्छा किचन छोटा है, बेडरूम और बड़े हो सकते हैं क्या, तो उनके ये क्वेश्चंस यहाँ तक लिमिटेड क्यों है. डिसीजन हस्बैंड ही लेता है, बट प्रॉपर्टी चूज़ लेडीज़ करती हैं. वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं, बट हाँ डिसीजन, पहला डिसीजन ऑफ चूजिंग अ प्रॉपर्टी इज लेडीज ड्रिवन. ओनली द फाइनेंशियल मॉनेटरी थिंग कम्स इन ऑन अ मेल पार्ट. सो आई थिंक इट्स हैंड इन हैंड, बट हाँ जितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई होंगी वुमेन इस इंडस्ट्री में, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा इंडस्ट्री के लिए. तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ऐसा नहीं लगता कि फिर जो प्रॉपर्टी है ज़्यादातर औरतों को लेनी चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए? ऑब्वियसली रेंटल इनकम बनती है, फ्रीडम आती है एक उनके पास एक्सपेंडिचर की. सो वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, करना चाहिए. आई थिंक पीपल आर, और आई कुड से हैव चेंज दिस पर्सपेक्टिव कि हम अब आज की डेट में पहले जॉब करेंगे, फिर गाड़ी लेंगे, फिर घर लेंगे और फिर शादी करेंगे. सो ये चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं पहले से. वरना पहले ये कभी क्राइटेरिया में भी नहीं था, गाड़ी तक सीमित थे हम लोग कि घर भी लेना है. उससे मेरी सिक्योरिटी बनती है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे को किसी को. और ये जो हमारी इंडियन कल्चर में जो बोलते हैं ना कि माँ बाप का घर भी तेरा नहीं, ससुराल भी तेरा नहीं, तो घर है कौन सा. सो ये मैंने कहीं किसी ने ना इंस्टाग्राम पे ऐड की थी, ये एक पोस्ट थी कि मेरा घर है कौन सा. तो फिर मैं अपना घर पहले लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं किसी के और घर में बिल्कुल सही बात है, ताकि मेरा घर हमेशा रहे मेरे पास. सो दैट विमेन पर्सपेक्टिव हैज़ चेंज्ड. क्योंकि आपने भी वही बात आ गई ना, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि सिर्फ घर के लड़के को बताया जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी यहाँ है, आपकी ज़मीन यहाँ है, और घर की लड़कियों को इन्वॉल्व नहीं किया जाता उसमें, क्योंकि ऐसा मानसिकता हो गई कि उनको तो घर छोड़ के जाना ही है. इवेंचुअली व्हाट विल दे डू विद द प्रॉपर्टी? वो करेंगे क्या, वो जान के करेंगे क्या? राइट. एंड एक चीज़ और है, आई बिलोंग फ्रॉम सोनीपत, राइट. सो आई एम फ्रॉम हरियाणा. वी ओनली 2 sisters, वी डोंट हैव अ ब्रदर, राइट. सो जब भी प्रॉपर्टी की बात होती है, सो कॉल्ड प्रॉपर्टी है हमारे घर में, जो भी हमारी ज़मीनें हैं, तो हमें ये कहा जाता है इनको बता के क्या करोगे, इनको देनी थोड़ी है. आज की डेट में भी, आज भी हो रहा है, आज की डेट में भी लोग ऐसे बोल देते हैं कि जबकि आप पूरी दुनिया को प्रॉपर्टी बेच रहे हो. मैं खुद रियल एस्टेट में हूँ, ठीक है, मेरे पापा मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, मेरे पापा के फ्रेंड्स मेरे से गाइडेंस ले रहे हैं, जो सारे 70s की एज में है. उन अंकल लोगों को समझ में आता है कि ये बच्ची बता देगी, ठीक है. बट मेरे घर में मेरे लोग मेरे पापा को बोल रहे हैं कि इसको क्या बता के करना है, इसने लेनी थोड़ी है प्रॉपर्टी, ज़मीन तो घर में ही रह जाएगी. सो दैट काइंड ऑफ अ ड्रामा इज स्टिल गोइंग ऑन. ये मानसिकता बदलेगी कैसे, कैसे बदलेगी? क्योंकि अभी आप जो कह रहे हो ना कि डिसीजन फीमेल ले रही है, ये सिर्फ गुड़गांव,
दिल्ली, मुंबई, पुणे, आप इनको पकड़ो तो अभी भी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में गवर्नमेंट डिसीजन तो मेल ही ले रहे हैं, प्लॉट तो वही देख के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वुमेन उस पर इंडिपेंडेंट नहीं रहती, डिपेंडेंट हो जाती कि भाई ज़मीन सब कुछ इनका है, डिपेंडेंट होना उनके नाम पड़ेगा, पे है। उनके नाम पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। राइट। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। ये तो फाइनेंशियली फ्रीडम एक इम्पॉर्टेंट है, उसमें वो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बट इसके लिए हम लड़कियों को ही करना पड़ेगा। आज तक किया, अगर कोई चीज़ का सिनारियो चेंज हुआ है तो वो लड़कियों से हुआ है, और आज भी अगर आप ये फ्रीडम की बात करते हो तो वो भी लड़कियों से ही होगा। बट वो रियल एस्टेट के बारे में जो नॉलेज बेस नहीं है ना, जो उनको लगता है कि पता नहीं कौन सा हवा है ये जो हम सीख नहीं पाएंगे। देयर इज नथिंग इन इट टू लर्न। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम अगर बेसिक से सुने कभी किसी से, तो मुझे अब ध्यान आता है कि मैंने बचपन में किले सुने हैं, मैंने प्लॉट सुने हैं, ये सब चीज़ें सुनी हैं, बट मुझे लगता था जब मैं रियल एस्टेट में नहीं थी कि मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। बट व्हेन कम टू थिंक ऑफ इट, व्हेन आई एक्चुअली लैंडेड अ प्रॉपर्टी, दैट टाइम आई रियलाइज नो, आई नो थिंग्स। तो नॉलेज फ्रीडम फैमिलीज भी देंगी, लड़कियों को भी अपने लिए एक स्टेप लेना पड़ेगा कि हाँ, हमें नॉलेज होनी चाहिए। हम प्रॉपर्टी लें या ना लें, दैट इज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर, बट हमें नॉलेज होना चाहिए। हमें किसी दिन लेना पड़े तो हम ले सकते हैं, अगर हमारा मन किया तो हम ले सकते हैं। वो सारे फ्रीडम आने बहुत ज़रूरी हैं, और लेना भी चाहिए। लेना तो बिल्कुल चाहिए, सबके नाम पे होनी चाहिए प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों है कि सिर्फ मेल के नाम पे प्रॉपर्टी होनी चाहिए? मैं कोई बुरा नहीं बोल रही इस चीज़ को, बट अगर आप ये चीज़ देखोगे ना, सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए लोग अपनी फीमेल्स के नाम पे प्रॉपर्टी चढ़वा देते हैं। उन्हें पता कुछ नहीं होता प्रॉपर्टी के बारे में, नथिंग, दे नो नथिंग अबाउट इट, बट दे ओनली स्टैम्प ड्यूटी बचानी है। हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को कि भाई करो लेडीज़ के नाम पे, इनको बढ़ाओ आगे, फ्रीडम दो इनको, बैकिंग दो प्रॉपर्टी की, कि इंसान चौड़ा होकर निकल सके मार्केट में कि भाई घर है मेरा, ऐसे क्या हो गया। सो वो बहुत ज़रूरी है। गुड़गांव की भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। गुड़गांव की जो अभी अब देखते हैं, गुड़गांव ने विटनेस किया 160% इंक्रीज हुआ है रेट गुड़गांव का। बिल्कुल 7,500 रेट था गुड़गांव का, 2019 की बात कर रहे हैं जी। अब 2024 में 13,000 से नीचे कुछ नहीं है। आई वुडंट से 13,000, आई वुड से 16-17,000। ये चलो 13,000 में कहीं ना कुछ कभी तो मिल ही जा रहा है। वो ना कहीं अगर मिल रहा है तो कहीं लोकेशन पे आप कहीं एडजस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप साइजेस पे आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है। बट अगर किसी अच्छे रेनाउंड बिल्डर की बात करती हूँ जो एक्चुअली डिलीवर करेगा, वो कहीं ना कहीं 17 से 20 के बीच में है रेट, एंड दैट इज़ सस्टेनेबल लग्जरी दैट दे आर कमिंग अप विद। द काइंड ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस दैट वी आर इन, पॉल्यूशन है, स्मॉग है, ये है, वेदर इज़ गोइंग हैपेजर्ड। तो इन सारी सिनारियों को देख के ना हमारे बिल्डर्स बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल एनर्जीज़ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है कि हमें सोलर पैनल्स यूज़ करने हैं, हमें वाटर इरिगेशन यूज़ करनी है, हमें ग्रीन एरिया इतना भर भर के देना है कि पॉल्यूशन सस्टेन रहे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं आज की डेट में, एंड दैट ऑब्वियसली कम्स विद द प्राइस। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जो प्राइजेज हैं ये आम आदमी के पॉकेट से बाहर हो चुका है? जैसे जैसे लैंड कम होती जाएगी वैसे वैसे प्राइजेस तो ऑब्वियसली बढ़ते जाएंगे। आपने स्टार्टिंग में बोला कि बॉम्बे के रियल एस्टेट को बीट कर दिया। बॉम्बे में रेट्स ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि उनके पास लैंड ही नहीं है, दे आर ऑल सराउंडेड बाय वाटर। सो ऑब्वियसली हम भी उसी सिनेरियो की तरफ जा रहे हैं। ऐसे हालत में तो मिडिल क्लास को तो गुड़गांव छोड़ना पड़ जाएगा, रह ही नहीं पाएंगे। अब हस्बैंड वाइफ मिलके 3-4 लाख महीना भी कमा रहे तो भी घर नहीं ले पाएंगे 5 करोड़ का। बिल्कुल नहीं ले पाते। उन जो देखिए, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज जाके घर लेने वाली बात नहीं है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है कि आपने एक्चुअली प्लान करके घर लिया। जो आज के बिल्डर्स की जिनकी हम बात कर रहे हैं, 4-5 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो 4-5 साल में कॉन्जिक्यूटिव पेमेंट है। वो ऐसा नहीं कि मुझे 5 करोड़ आज ही फेच इन कर देने हैं पूरे। ठीक है, आज मैं 30% पेमेंट कर रही हूँ, फिर थोड़े टाइम के बाद कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है या कैसे सोर्स्ड है, उसके हिसाब से मैं पेमेंट करती जाऊंगी। एंड बाय द टाइम आई रीच 4-5 ईयर्स, बिकॉज आज माई वन कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी सुपर फास्ट हो गई है, जो पहले 8-10 साल में होती थी कहीं ना कहीं बिल्डर्स के पास। तो ऑब्वियसली द रेंज हैज़ डिक्रीज्ड, बट आपके पास टाइम है वो पेमेंट फेच करने का। सो हो सकता है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट 2 टियर सिटी से है मोस्टली। गुड़गांव में सिर्फ इन्वेस्टर वो फ़ायदा उठा रहा है आज की डेट में जिसने प्री प्लान करके इन्वेस्टमेंट कर दिया।
आज जो खड़े पैर सोच रहा है ना मुझे आज जाके घर लेना है, वो पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली डिफिकल्ट हो जाएगी। लग्जरी होम का बहुत ट्रेंड है गुड़गांव में, जी, ये ट्रेंड आया कैसे लग्जरी होम का, मतलब ऑल ऑफ सडन लग्जरी होम का ट्रेंड कैसे आ गया? see the kind of lifestyle Gurgaon people opt to, they travel, they see the world, you know, it has gotten into their system that we want this kind of a lifestyle. we jacuzzi भी चाहिए जी, हमें वाटर कंट्रोल स्विमिंग पूल भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, मतलब डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है आज की डेट में कि आपकी बिल्डिंग ही पूरी ऊपर से नीचे से ग्रीन कवर्ड है। सो वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लग्जरी हैज़ ड्रिवन इनटू कि मेरे टावर में 4 लिफ्ट्स हैं, आप बता दो कौन से टावर में 4 लिफ्ट्स हैं? 4 लिफ्ट सिर्फ हमारे ट्रांजैक्शन के लिए, हम ऊपर से नीचे जाने के लिए, उसके अलावा सर्विस लिफ्ट अलग है। सो दैट काइंड ऑफ अ लग्जरी जब somebody is asking that comes with a price also। लेकिन ये नहीं लगा बहुत ऑल ऑफ सडन डिमांड क्रिएट हुआ है लग्जरी का? नहीं, ये था जब तक 2009 2010 तक, तब तक मार्केट ना बहुत ही सस्टेन्ड मोड पे चल रहा था, साइजेस बिल्कुल अडाप्टेड थे 3 BHK फॉर अ गुड 3-4 पीपल फैमिली, एंड उसका रेट भी अडाप्टेड था। तब तक लग्जरी के रेट बढ़े नहीं थे क्योंकि कोई लग्जरी नहीं थी, एक स्विमिंग पूल था, एक क्लब हाउस था, एक गार्डन एरिया था। मुझे लगता है कि हर 5 साल में लग्जरी का डेफिनेशन बदल रहा है। बिल्कुल बदल रहा है, क्योंकि हम इंडिया में जब तक वो इंटरफेस नहीं चेंज हुआ था ना, कि हमें वर्ल्ड से कनेक्टिविटी नहीं थी हमारी उतनी स्ट्रांगली। कुछ ही लोग वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे थे, कुछ ही लोग देख रहे थे कि वो सिंगापुर में ये हो रहा है, वो लंदन में ऐसे है, एमिनिटीज़ हैं, ये हैं, वो हमें पता ही नहीं था। हम तो बहुत ही मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे आज तक। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर आर मिडिल क्लास, देयर आर अपर मिडिल क्लास, देयर हायर मिडिल क्लास। सो वो सारी कैटेगरीज आ गई हैं, एंड द जो ग्रोथ फैक्टर आया है, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ी है, वो भी तो देखो ना, अब 10 साल में कितनी बढ़ गई है। बढ़ गई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, एक्सपोजर बढ़ गया है। सो ऑब्वियसली वी आर डिमांडिंग फॉर इट, एंड बिल्डर्स वो समझ के ला भी रहे हैं। आज की डेट में आप किसी भी प्रोजेक्ट की बात कर लो, इट्स ऊबर लग्जरी। ऊबर लग्जरी, ऊबर लग्जरी, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस वर्ड कि क्या है ये, बट लेट देम डिलीवर, विल सी। 2009-2010 की बात करें तो तभी लग्जरी का मतलब था कि गेटेड कम्युनिटी से लग्जरी, राइट, गेटेड कम्युनिटी हो, आपके सिक्योरिटी आपको मिला हुआ है, वो लग्जरी है। बिल्कुल। फिर डेफिनेशन बदला, फिर वो 15 में आ गया तो भाई अब क्लब हाउसेस भी होने चाहिए तभी लग्जरी होगा। बिल्कुल। अब 20 के बाद लग्जरी और बदल गया, अब कॉन्शियस सर्विस होने चाहिए, सब कुछ ऑन डोर होना चाहिए, सेफ ऑन कॉल होना चाहिए, डॉक्टर ऑन कॉल होने चाहिए। हाँ, राइट, यू आर नॉट इवन पार्किंग योर कार्स नाउ। हाँ, वैले पार्किंग होनी चाहिए। एवरी बिल्डर इज सपोर्टिंग यू दैट यू डोंट हैव टू पार्क योर कार, यू कीप इट ऑन द एंट्रेंस गेट, लीव इट देयर, यू वांट इट बैक, इट विल कम देयर, सीधा आप अपने घर में जाइए, एंजॉय कीजिए। सोचता हूँ कि 2030-40 में लग्जरी क्या होगा। लग्जरी ऑलवेज कम्स विद प्राइस, इट विल चेंज इट फेस। आज की डेट में अगर आप कैमेलियाज चले जाओ, ठीक है, उनकी जो एमिनिटीज़ हैं, जो क्लब हाउसेज हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, वो 10 साल पहले के लिए बहुत ऊपर लग्जरी थी। आज की डेट में हमें लगता है कि नॉर्मल हो गया सब कुछ, तो ऑब्वियसली द फेस विल चेंज। बट यही है कि वो थोड़ा 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 फेस चेंज होते होते बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव फेस ले लेगा, जो हमारे रियल एस्टेट का मुझे लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। गुड़गांव में जो कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो या जो सुन रहे हो, जिनको प्रॉपर्टी का प्लान कर रहे हो, उनको कोई 3 स्टेप आप देना चाहते हो, मतलब क्विकली बताना चाहते हो कि ये फॉलो करो प्रॉपर्टी लेना है तो, या फिर ये डिपेंड करता है वो कैसे टाइप का इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। अगर वो घर देख रहे हैं अपने लिए तो उनके लिए सिनारियो चेंज हो जाते हैं। अगर वो इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, चलो हम घर की बात करते हैं। ओके, अगर कोई घर देख रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज लोकेशन। आपको अपने हिसाब से लोकेशन देखनी है जो आपको सूट करती है। ऑब्वियसली इट कम्स विद द प्राइस। सेकेंड इज प्राइसिंग एंड थर्ड इज डेवलपर। प्राइसिंग विल मैटर इन अ लॉन्ग रन बिकॉज इवेंचुअली यू विल हैव टू मेक द पेमेंट्स, आप जितने का भी घर ले रहे हो। एंड थर्ड इज डेवलपर फॉरमोस्ट, कि आज की डेट में भी रेरा होते हुए लोगों को लगता है कि डिलीवर नहीं करेंगे लोग। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि डिलीवर नहीं होगा, बट ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि यू हैव टू शो स्ट्रेंथ इनटू द डेवलपर, तो वो ज़्यादा बेटर है कि एक ट्रस्टवर्दी डेवलपर से प्रॉपर्टी ली जाए। ये 2 बातें मुझे समझ आ गई, लोकेशन समझ आ गई, प्राइस समझ आ गई। डेवलपर का चेकलिस्ट कैसे तैयार करें? डेवलपर का चेकलिस्ट, बैकग्राउंड डॉक्यूमेंटेशन। अब मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ।
जब हम रेरा रेरा करते रहते हैं। अब आज की डेट में ना लोगों ने बस एक वर्ड सीख रखा है, रेरा। रेरा आ गया, रेरा आ गया। एंड आई एम लाइक, आप रेरा में पढ़ क्या रहे हो सर, मुझे ये तो समझाओ, आपने चेक क्या किया है रेरा में। चलो मैंने आपको रेरा में रख देती हूँ लोगों के सामने कि सर ये रेरा है, बताना ज़रा इसमें क्या पढ़ा आपने। बिल्डर्स क्या करते हैं, आगे के फ्यूचर प्लानिंग के टावर्स उस रेरा में लिखे हुए होते हैं, कभी चेक नहीं करते। अगर मैं 5 एकड़ में 4 टावर आज ला रही हूँ तो मैं आगे भी 5 टावर ला सकती हूँ एक्सटेंशन में, जो उनको पता ही नहीं है, जो उन्होंने रेरा में पढ़ा ही नहीं। वो तो खुश हैं जी 5 एकड़ में 4 टावर आ रहे हैं, हमारा तो ये ग्रीन एरिया प्रोजेक्ट है। हाँ, मतलब ये है वो है, डेंसिटी कुछ नहीं है। बिल्डर आज की डेट पे बोल रहा है जी 300 घर हैं, डेंसिटी कुछ नहीं है, और लोग खुश होके चौड़े होके 10-10 करोड़ के घर लिए जा रहे हैं। बट आप पढ़ ही नहीं रहे हो उस रेरा में जाके कि उसका एक्सटेंशन प्लान क्या है। So this is a very big catch. People don't understand about RERA. They don't read it properly. They उस पेज पे सारी इंफॉर्मेशन है A to Z कि क्या चीज़ कहाँ पे होगी। लोगों ने एक लेआउट देखा, एक ब्रोशर देखा, सब बढ़िया लग रहा है, बट आपने रेरा में पढ़ी वो चीज़ें। रेरा अप्लाई कर दिया। हाँ, रेरा आ गया एंड दे आर हैप्पी कि चलो बन जाएगा, पर क्या बनेगा वो भी तो देखो। पीपल आर जस्ट नॉट गेटिंग इट। रेरा एक्चुअली एक गाइडलाइन इसलिए है कि पीपल आर इन्फॉर्म्ड वे अहेड ऑफ टाइम कि भैया दिस इज वेयर यू गेटिंग इनटू। करेक्ट। एंड दे आर जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग। बस उन्होंने एक वर्ड पकड़ रखा है। गुड़गांव में प्लॉटेड डेवलपमेंट अभी बहुत कम बचे हैं। अगर कोई प्लॉटेड में इन्वेस्ट करना हो, हमें कोई प्लॉटेड डेवलपमेंट में, तो कहाँ कर सकते हैं? आज की डेट में प्लॉटेड इन्वेस्टमेंट जैसे आप बोल रहे हो गुड़गांव में, या तो वो रीसेल में मिल रहे हैं आपको। हाँ। और रेट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि वो इट डजंट मेक सेंस आउट ऑफ इट। तो जितने भी अपने नेबरिंग पटौदी हो गया, फरूखनगर हो गया, भिवाड़ी हो गया, ये सारे जो एरियाज़ हैं इनमें प्लॉटिंग आ रही हैं। दीनदयाल आवास योजना भी आ रहे हैं और नॉर्मल प्लॉटिंग भी है। दो वी हैव गॉन टिल सोनीपत, पानीपत, वी हैव गॉन अहेड टू दैट प्लेसेस ऑल्सो। तो हरियाणा एक्चुअली एक्सपैंड कर गया है बिल्कुल। गुड़गांव हैज़ एक्सपैंडेड टिल पानीपत। वी आर गोइंग इन बाइंग प्लॉटिंग देयर। सो फ्यूचर प्लानिंग ये है कि नेबर प्लेसेस में अगर आप प्लॉटिंग लेते हो, एक आपको रेट का बहुत बेनिफिट होगा, एंड लोकेशन जो आज की इंफ्रा की वजह से जो लोकेशन एंड कनेक्टिविटी है वो 20-25 मिनट की है टू रन। सो वो भाग के आपको एक बढ़िया अप्रिसिएशन दे के जाएगी गुड़गांव में लेने से बेटर। हम पॉडकास्ट से पहले नौगांव की बात कर रहे थे, बताएं उसके बारे में थोड़ा। सी, नौगांव आज की डेट में द प्लेस फॉर फार्म हाउसेज है। Everybody is selling it. Everybody is saying नवरत्न ग्रुप है जिन्होंने स्टार्ट किया था। सेंट्रल पार्क ओन्स अ प्लेस देयर फॉर फार्म हाउसेस, एंड every person who has owned a house or two in Gurgaon wants to take a place of a second home right now, and that suffices as farm houses. So people are shifting to farm houses concept कि वीकेंड पे जाके मैं अपने बच्चों को रखूँ वहाँ पे एंड फ्रेश एयर हो। कोविड के टाइम पे पीपल ran to their farm houses, the people who had their farm houses उस टाइम पे। So वो जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत स्ट्रांगली इनबिल्ड हो गया कोविड के बाद। So जब से कोविड के बाद से पीपल हैव गॉट लाइक अ स्टेबल लाइफस्टाइल, उसके बाद से दे आर लुकिंग फॉर फार्म हाउसेज लैंड्स। एंड लैंड इतनी महंगी हो गई है अराउंड एंड आसपास गुड़गांव एंड इन गुड़गांव, तो लोगों को लगता है कि अगर हम एक छोटा सा टुकड़ा भी ले पाए 1000 गज का भी अपने लिए, सो दैट विल डू द फार्म हाउस थिंग फॉर देम। ओके, एंड लैंड इज लैंड। लैंड इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन द अर्थ इज अर्थ, ऑलवेज। 2025 में दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट गिरेगा चढ़ेगा? नहीं कह सकते, बट गिरेगा नहीं। समझ तो आ रहा है, अभी जनवरी से कुछ तो खलबल सी मच गई है। नहीं गिरेगा प्राइसेस नहीं। का बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस हैं इस चीज़ को लेके मार्केट में। एवरीबडी इज मेकिंग अ वीडियो कि गिर गया, नहीं गिरा, गिर गया, गिरेगा नहीं गिर सकता, क्योंकि लैंड एकदम से बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो जाएगी। फिर से लैंड वही रहेगी जो अवेलेबिलिटी है, तो गिरेगा नहीं, स्टेबल हो सकता है। करेक्शंस आ सकती हैं एंड वो करेक्शंस भी बहुत मिनिमल होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा नीचे चली जाए मार्केट, नहीं, स्टेबिलिटी रहेगी मार्केट में। इट विल गो वेरी स्लो एंड स्टडी, बट देयर विल बी अपस्केल ऑन द रेट्स। ओके, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन सेलिंग अ होम? Important factor selling a home,
सबसे पहले तो उनका प्राइसिंग ब्रैकेट क्या है फैमिली का, ठीक है। सबसे पहले प्राइसिंग, क्योंकि मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ, घर खरीदना आसान होता है, घर बेचना फिर भी एक चैलेंज होता है, तो उस पर क्या फैक्टर्स, क्या चेकलिस्ट होने चाहिए घर बेचने के? सबसे पहले प्राइसिंग, ओके, जो किसी सामने वाले को घर खरीदते टाइम मैटर करेगा, क्योंकि उनका एक बजट है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद उनका प्रेफर्ड आएगा लोकेशन, और उसके बाद आएगा डेवलपर, जो स्टेज्ड है कि आप स्टेज कैसे कर रहे हो। मैं कोई अगर से डीएलएफ का घर बेचने जा रही हूँ, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसको बिलीव करना कि डीएलएफ डिलीवर कर देगा। टू दैट मैटर, अगर कोई नया बिल्डर आया है मार्केट में, अगर मैं उसको बेचने जा रही हूँ, तो उसकी स्टेजिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है मार्केट में, मुझे डीएलएफ के आगे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू गिव अ हिस्ट्री और फ्यूचर टू डीएलएफ, बट इफ़ आई एम सेलिंग अ न्यू प्रोजेक्ट एंड अ न्यू बिल्डर, स्टेजिंग टेक्स अ मेजर रोल इन सेलिंग। प्राइसिंग एंड ऑब्वियसली उनका साइज़ और वो सब चीज़ें, लोकेशन मैटर करेंगी, बट स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उस टाइम पे। ओके, ठीक है। व्हाट्स योर टेक, प्रॉपर्टी रेडी टू मूव ले या अंडर कंस्ट्रक्शन ले? डिपेंड करता है अगेन कि इन्वेस्टमेंट देख रहे हो कि अपने लिए ले रहे हो। अब सी दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हो विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, यू गेट टू पे इट इन 4-5 years, you don't have to take the whole toll just now. And when you have to buy a property immediately, then you go in full funnels in. That differentiation matters कि कैसे आप क्या प्राइस पॉकेट लेके चल रहे हो, एंड हाउ मच कैश आर यू होल्डिंग इन योर पॉकेट्स। ऑब्वियसली उससे मैटर करेगा, बट दोनों ही बेस्ट हैं। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन जाते हो, आपको बहुत प्राइस अप्रेजल मिलते हैं, आप उससे अच्छा कमा सकते हो अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हो। अगर अपने घर देख रहे हो तो ऑब्वियसली स्ट्रेट अवे लुक इनटू इट कि ये मिल रहा है जी, ये लेना पसंद है, ले लो। ओके ओके। कमर्शियल्स रेंटल यूज में देख रहा था, तो कमर्शियल रेंटल इस 2019 में जो गुड़गांव की थी वो 3.5% थी। अभी 2024 का डेटा मैं चेक करा था, वो कहीं ना कहीं 5% के आसपास आ गई है। तो रेंटल इतना ग्रोथ हुआ है, फिर भी लोग कह रहे हैं कि कमर्शियल उस हिसाब से नहीं चल पा रहा। देखो, कमर्शियल टुक अ बिगेस्ट हिट बिकॉज ऑफ द आईटी कंपनीज ड्यूरिंग कोविड, एंड आज की डेट में भी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर अभी भी एक्टिव है। तो लोग एक्चुअली रेंटल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, पर ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप जितने भी आज के डेट में रन डाउन है कमर्शियल्स में, रेंटल ईल्ड ऑलमोस्ट डबल हो गई है फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। सो कमर्शियल्स आर डूइंग गुड। आप बात कर रहे हो कमर्शियल शॉप्स की, उसमें कम हो जाता है। ऑफिस स्पेसेस, टेनेंट्स, जितने भी फॉर्च्यून कंपनीज हैं, वो सारे फिर गुड़गांव में एक्टिव हो गए हैं, तो उसकी वजह से रेंटल लीड तो बढ़ता था। लीजिंग की स्पेस नहीं है गुड़गांव में, अगर आप फ्लोर प्लेट ढूंढते हो तो बहुत मुश्किल है आपको मिल पाना। हाँ, फ्लोर प्लेट क्राइटेरिया बहुत है उनके। जब लीजिंग हो रही होती है, कमर्शियल लीजिंग, तो उस टाइम पे क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है। कंपनी का इंटरफेस अगर आपके इंटरफेस से नहीं मिलता है, तो वो लीजिंग में प्रॉब्लम आती है। बट आई थिंक पीपल हैव सूट डाउन टू टर्म्स एंड कंडीशन नाउ। टॉप 3 मिस्टेक्स जो लोग करते हैं घर लेने समय, उनको ये अवॉइड करना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये मेरे लिए स्पेशली जवाब देने के लिए, कि लोग ना किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रस्ट की, आई थिंक अपना हमारे रियल एस्टेट में, कि वो कुछ भी मान लेते हैं कि भाई आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन जब तक चेक नहीं करते हो, आप रेरा कर रहे हो, बट रेरा में चेक कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। आप टीडीसीपी की साइट पे जाके चेक नहीं कर रहे कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स क्या है, ठीक है। आज की डेट में इंटरनेट अवेलेबिलिटी इतनी है, एवरी छोटा सा 5 साल का बच्चा भी सिस्टम पे बैठा है या आईपैड चला रहा है, एंड वी आर स्टिल नॉट चेकिंग द डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्ली, एंड देन वी से कि अरे हमारे साथ तो चीटिंग हो गई, बिल्डर ने ना ये कर दिया। बिल्डर ने कुछ नहीं किया, उसने सब साइट पे डाला था, गवर्नमेंट ने तुम्हें अवेलेबिलिटी दी है उस चीज़ की चेक करने की, इट्स ओपन साइट, लॉग इन, सी, नोबडी इज चेकिंग। वो सिर्फ बातों पे बिलीव कर रहे हैं। चेक करो अपने लिए। सबसे बड़ी गलती हमसे डॉक्यूमेंटेशन की होती है, जो हम नहीं चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है। 2025 में रेंटिंग और बाइंग। 2025 में रेंटिंग और बाइंग, अगर आप खरीद सकते हो तो खरीद लेना चाहिए। नहीं खरीद सकते, रेंट पे रह रहे हो, फिर देन ट्राई एंड सेव एज मच मनी एज यू कैन इन द रेंट, रादर देन गोइंग फुल ब्लोन कि भैया मैं तो 15 लाख का रेंट देता हूँ साल का। पॉइंट नहीं है। आपको इवेंचुअली उसको ईएमआई में ट्रांजैक्ट करके अपना घर ले लेना चाहिए।
बट अगर आज मजबूरी है कि नहीं खरीद सकते, एक से 1.5 साल के बाद प्लानिंग कर रहे हैं, तो रेंट पे रहो, बट सेव दैट मनी एंड ट्राई एंड इन्वेस्ट इन सम प्लेसेस वेयर इट गिव्स यू अ यील्ड टू फेच इन लेटर. सो व्हाट्स योर बिलीव? लोग कई बार प्रॉपर्टी फ्लिप करते हैं, लेते हैं, सोचते हैं कि 6 महीने में बेच देंगे. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? प्रॉपर्टी लेके कितना टाइम होल्ड करना चाहिए? There is no indefinite time for it. There is no rule for it. आप कितने आपने जब प्रॉपर्टी ली थी तब उस टाइम पे क्या सोचा था कि मैं इसको 1.5 साल रखूँगा या 2 साल रखूँगा? जितना आप होल्ड करोगे प्रॉपर्टी को उतना ज़्यादा बेटर यील्ड देके जाएगी वो प्रॉपर्टी. इन बट देयर इज़ नो थंब रूल फॉर इट कि आपको इतना लंबा होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. 3 स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टर हैं. पहला बहुत जल्दी निकलता है, सेकंड बहुत देर तक रहता है, एंड थर्ड एक्चुअली प्रोजेक्ट को फिनिश करवाता है. सो सारे इन्वेस्टर के स्टेजेस अलग हैं, तो आप वो डेफिनेट नहीं बोल सकते. बट जितना लंबा अगर आप प्रॉपर्टी को, उस पर ना एक नॉलेज बेस भी बहुत मैटर करता है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी देर तक रिस्क ले सकते हो. अब मार्केट हिल रही है आज की डेट में, जैसे आप बोल रहे हो, तो लोग ना इस टाइम पे पैरानॉइड होके बोलेंगे बेचो, जो रख जाएगा वो कमाएगा. सो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बट देन यू हैव टू विजुअलाइज एवरीथिंग. पैरा की ओके आज की डेट में ऐसे स्टॉक मार्केट हिल रही है, डजंट मैटर, स्टॉक मार्केट हिल रही है, स्टेबल हो जाएगी, कहीं नहीं जा रही, पहले भी गिरी थी. बट आप प्रॉपर्टी को बहुत सोच समझ के अगर इवेलुएट करके रखते हो या नहीं रखते हो, दोनों पैरामीटर्स आ जाते हैं. सो वो ऑब्वियसली मार्केट के हिसाब से है, एंड आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एंड द नॉलेज यू हैव फॉर द एपेटाइट ऑफ नॉलेज दैट यू हैव फॉर रियल एस्टेट. अभी की मार्केट क्या कह रही है? प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, बेचनी चाहिए? 2025 की बात करें, अभी भी खरीदनी चाहिए. दो वी आर वेरी लेट इन बाइंग, बट अभी भी खरीद लोगे तो फायदे में रहोगे. कैसा फ़ायदा, क्या फ़ायदा ये? यही है कि द यील्ड विच इज़ गोना कम ऑन द रियल एस्टेट. देखो रेट्स नहीं रुकने वाले. मैं ये कह रही हूँ कि इट्स नॉट गोना स्काई रॉकेट, जैसे 22 से आज तक हो रहे थे वैसे मार्केट नहीं होगी अभी, बट रेट्स बढ़ेंगे फिर भी, क्योंकि जो लग्जरी आ रही है मार्केट में उसकी तरफ सब भागेंगे, तो बढ़ते रहेंगे रेट्स. तो आज भी अगर इन्वेस्ट कर जाओगे, और जिसने 3 साल या 4 साल पहले इन्वेस्ट कर दिया, ऑब्वियसली उसके बराबर नहीं आने वाले, बट कमा के निकलोगे मार्केट से. What advice would you like to give to women who want to start their career in real estate? I think they should just enter without thinking कि क्या होगा, कैसे होगा. See, we are cultured to take care of a family. We are cultured to work. We have been educated. We have had all the freedom that we wanted. So मुझे लगता है कि एक basic knowledge होनी चाहिए लोगों को real estate की. Attend some seminars, some classes. Online इतने options है real estate के लिए, availability है of knowledge, videos देखो, फिर उसके बाद मार्केट में उतरो. आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी इशू. कोई डू एंड डोंट्स हैं इसके, या फिर नहीं, द नॉलेज बेस हैज़ टू बी देयर. ऐसा नहीं है कि आप बस ये सोचो कि अच्छा चलो कमाने वाली मार्केट है और करते हैं. नहीं, वैसे नहीं. देयर हैज़ टू बी अ पैशन बिहाइंड इट. देयर हैज़ टू बी अ नॉलेज बेस बिहाइंड इट कि क्यों करते हैं रियल एस्टेट. रियल एस्टेट एक्चुअली है क्या, पहले समझो तो सही, फिर मार्केट में उतरोगे तो मार नहीं खाओगे. वो ज़्यादा बेटर है. नहीं, काफ़ी लगते हैं ना, काफ़ी. मैं ये भी देख रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, कि हम इंस्टे पे रील बना लेंगे, थोड़ी बहुत ग्लैमर दिखा देंगे, तो उससे मेरा काम हो जाएगा रियल एस्टेट पे. डू थिंक दैट ऐसा हो रहा है, या फिर मेरी कोई गलत सोच है, गलत धारणा है? बिल्कुल हो रहा है. इंस्टाग्राम पे आई थिंक ऐसा ही हो रहा है. बट लॉन्गर रन में, जैसे मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग के पॉडकास्ट में बोला था कि लॉन्गर रन में अगर आपने किसी को सही एडवाइस की है ना, तो वो लौट के आप ही के पास आएगा. सो उससे इंस्टाग्राम से कोई लेना देना नहीं है, उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है. एंड ऑफ द डे आप किस क्लाइंट को किस तरह ले रहे हो, उससे फ़र्क पड़ेगा. हम बिल्डर्स की बात कर रहे थे जी. आए दिन हर 4 महीने में गुड़गांव में एक नया बिल्डर है. बिल्कुल. ये तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो कस्टमर के लिए. वो जब तक मन बनाता है एक नया बिल्डर उबर लग्जरी लेके आ जाता है, और फिर लोग वहाँ मन बनाते हैं एक नया बिल्डर एक और प्रोजेक्ट लेके आता है. तो ये समझे कैसे ये बिल्डरों को कि कौन सा बिल्डर सही है, कौन सा बिल्डर बनाएगा, कौन सा बिल्डर नहीं बनाएगा? मैक्सिमम सारे तो नए बिल्डर आ रहे हैं गुड़गांव में. सी, मोनोपोली तो ऐसे भी बिल्डर्स की होनी नहीं चाहिए. नए बिल्डर्स के को तो स्कोप मिलना चाहिए. बट देन बिल्डर क्या बोल रहा है और एक्चुअली क्या ऑफ़र कर रहा है और उसके डॉक्यूमेंट्स क्या दिखा रहे हैं,
वो चीज़ें मैटर करती हैं, आपको वो चीज़ें देखनी है कि अगर आप एक्चुअली उसका पर्सपेक्टिव चेक कर पा रहे हो कि वो सही कमिट कर रहा है और वो ये चीज़ें दे देगा, तो नए बिल्डर में और पुराने बिल्डर में क्या है, रेरा आने के बाद आप सेफ गार्डेड हो, वो प्रोजेक्ट ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। एस्क्रो अकाउंट जो आपके लिए है वो आपको सेफ गार्ड कर रहा है, आपका पैसा कहीं नहीं मरने वाला, जैसे पहले बिल्डर लेके भाग जाते थे, वो सिनारियो तो होने नहीं वाला, आपका पैसा सेफ है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट ज़रूर आएगा, बट बिल्डर क्या ऑफर कर रहा है, क्या डिलीवर करना चाहता है, और उसका एक्चुअली माइंड फ्रेम क्या है, कि पैसा जल्दी बनाना है कि नाम जल्दी बनाना है, उन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और इनके प्राइजेस देखो मैम, ये प्राइजेस भी अब 20,000, 22,000, 25,000, 30,000, जी 30,000 के प्रोजेक्ट है हमारे पास। बिल्कुल है। ये बढ़ेंगे कभी? क्यों नहीं बढ़ेंगे? एक बात बताइए ना मुझे, जब 2004-05 में जो मार्केट थी उस टाइम पे 5, 5.5, 6, 6,500 का रेट था, आपको ठीक लगता था। लैंड के प्राइजेस ऑलमोस्ट 4 गुना हो गए हैं, ठीक है। बिल्डर लैंड आज खरीद रहा है 4 गुना बड़े प्राइजेस पे, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का स्टेक भी तो उतना ही ज़्यादा हाई हो जाएगा ना। वो पहले वाली प्राइसिंग दे कैसे देगा जब उसको लैंड ही सस्ती नहीं मिल रही। आज अगर मैंने 20-25 साल पहले लैंड लेके रख ली होती, वो नए बिल्डर के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, वो तो आज एक्वायर कर रहा है, तो आज के रेट हैं तो आज की प्राइसिंग है।